नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 38 है, जो कि बेस्ड है अटॉर्नी जनरल एंड कैग। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्ले लिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्ले लिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपके लिए काफ़ी इजी हो और आप वहां पे जाके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और मात्र रिवीजन 3 से 4 बार क्वेश्चंस के रिवीजन करने से आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। Question number first. Under which article of the Indian Constitution is the Comptroller and Auditor General of India appointed? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 146, बी आर्टिकल 147, सी आर्टिकल 148 या डी आर्टिकल 149। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्टिकल 148। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। द रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ द यूनियन आर सबमिटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू whom ऑफ द फॉलोइंग? संघ के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके पास प्रस्तुत की जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी, बी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सी लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया या डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय बनाया गया था। आपके ऑप्शन हैं ए थ्रू एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, सी थ्रू अ कैबिनेट रेजोल्यूशन, डी नन ऑफ द अबव। तो जो ये कैग का ऑफिस बनाया गया था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, वो कैसे बनाया गया था? संसद के अधिनियम के माध्यम से, संविधान के द्वारा, एक कैबिनेट प्रस्ताव के माध्यम से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो आर्टिकल 148 है वो कैग से रिलेटेड है। आर्टिकल 148 से लेकर कर 151 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कैग से रिलेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। द टेन्योर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। आपके ऑप्शन हैं ए 4 ईयर, बी 5 ईयर, सी 6 ईयर, डी 7 ईयर। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 6 ईयर। कैग का जो टेन्योर होता है वो कितने ईयर का होता है? 6 ईयर का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बी हिज सैलरी इज इक्वल टू दैट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है। सी ही इज डिसक्वालिफाइड फॉर एनी फर्दर गवर्नमेंट ऑफिस आफ्टर रिटायरमेंट, वह सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी अन्य सरकारी पद के लिए अयोग्य है। डी ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, उसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है, वो आपको बताना है कि कैग के बारे में जो स्टेटमेंट बताया गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो बताइए पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो लास्ट स्टेटमेंट है कि ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, उसको प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं, उसको जो दोनों पार्लियामेंट होता है, लोकसभा और राज्यसभा से जब पारित हो जाता है तब उसको हटाया जाता है। ठीक है, ऐसे अकेले प्रेसिडेंट उसको रिमूव नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, हमें गलत बताना था और ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पांचवे का डी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन लाइक मैनर एज। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, डी चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसको उसी तरीके से हटाया जाता है जैसे कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को हटाया जाता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज नॉट परफॉर्म्ड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य नहीं निभाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बी टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट, सी टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी टू कंट्रोल द रिसिप्ट एंड इशू ऑफ पब्लिक मनी एंड टू एंश्योर दैट द पब्लिक रेवेन्यू इज लॉज इन द एक्सचेकर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी ड्यूटी है जो कैग के द्वारा फॉलो नहीं की जा सकती है? पहला, भारत के संचित निधि से सभी व्ययों का ऑडिट और रिपोर्ट करना। दूसरा, आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खातों से सभी व्यय का ऑडिट और रिपोर्ट करना। तीसरा, सभी व्यापार विनिर्माण लाभ और हानि खातों का ऑडिट और रिपोर्ट करना। चौथा, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और जारी करने को नियंत्रित करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। इसमें से कौन सी ड्यूटी है जो कि कैग परफॉर्म नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो चौथा स्टेटमेंट है कि सार्वजनिक धन की प्राप्ति और जारी करने को नियंत्रित करना और ये सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, ये इसकी ड्यूटी नहीं है। बाकी जो ऊपर के तीनों स्टेटमेंट हैं, ये कैग के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो इस तरीके से 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल टू ऑडिट ऑल रिसिप्ट विच आर पेबल इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दूसरा, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शैल हैव अथॉरिटी टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन द अकाउंट of stores or stocks kept in any office or department of the union or a state. Choose the correct statement. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत के समेकित कोष में देय सभी प्राप्तियों का ऑडिट करना नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा। दूसरा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास संघ या राज्य के किसी भी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडार या स्टॉक के खातों की लेखा परीक्षा और रिपोर्ट करने का अधिकार होगा। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है, इसका आपको चुनाव करना है कि वो क्या क्या काम करता है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो? जब कभी लंबे स्टेटमेंट हो तो इस स्टेटमेंट को 2 बार 3 बार रीड किया कीजिए। कहीं कभार इन लंबे स्टेटमेंट में छोटे से वर्ड से ही स्टेटमेंट को सही और गलत कर दिया जाता है। तो जो भी लंबे स्टेटमेंट होता है, इनको कम से कम 2 बार रीड जरूर किया कीजिए आप लोग। उसके बाद ही आंसर पे टिक लगाया कीजिए। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हैं, भारत के समेकित कोष में देय सभी प्राप्तियों का ऑडिट करना नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास संघ या राज्य के किसी भी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडार या स्टॉक के खातों की लेखा परीक्षा और रिपोर्ट करने का अधिकार होगा। ये दोनों ही अधिकार कैग को प्राप्त है। इस तरीके से ये दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इन इंडिया अदर देन ensuring that public fund are used efficiently and for the intended purpose, what is the importance of the office of the controller and auditor general? First, CAG exercises exchequer control on behalf of the parliament when the president of India declare national emergency, financial emergency. Second, CAG report on the execution of projects or programs by the ministries are discussed by the public account committee. Third,
information from CAG report can be used by investigating agency to press charges against those who have violated the law while managing public finance. Fourth, while dealing with the audit and accounting of government companies, CAG has certain judicial power for prosecuting those who violate the law. Which of the statement given below is are correct? देखिए ये लेंदी स्टेटमेंट्स हैं, तो इसको कम से कम आप लोग 2 बार रीड कीजिएगा, फिर आंसर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में यह सुनिश्चित करने के अलावा कि सार्वजनिक धन का उपयोग कुशलता पूर्वक और इच्छित उद्देश्य के लिए किया जाए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय का क्या महत्व है? पहला, जब भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो कैग संसद की ओर से सरकारी खजाने पर नियंत्रण रखता है। दूसरा, मंत्रालयों द्वारा परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन पर कैग रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा की जाती है। तीसरा, कैग रिपोर्ट की जानकारी का उपयोग जांच एजेंसियों द्वारा उन लोगों के खिलाफ आरोप लगाने के लिए किया जा सकता है जिन्होंने सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन करते समय कानून का उल्लंघन किया है। चौथा, सरकारी कंपनियों के ऑडिट और लेखांकन से निपटने के दौरान कैग के पास कानून का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाने के लिए भी कुछ न्यायिक शक्तियां हैं। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है कि कौन से जो स्टेटमेंट है वो कैग से रिलेटेड है और वो ड्यूटीज या जो स्टेटमेंट है वो कैग परफॉर्म करता है। तो चारों स्टेटमेंट को एक बार फिर से आप लोग रीड कर लीजिए 5 to 10 सेकेंड्स में और फिर इसका आंसर बताइए। 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। हमें इसमें सही स्टेटमेंट बताना है। चलिए तो एक बार हम लोग दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि जो कैग रिपोर्ट ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स बाय द मिनिस्ट्रीज आर डिस्कस्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमिटी। ये बिल्कुल सही है कि कैग जो है अपनी रिपोर्ट परफॉर्म करता है, ठीक है, जो कि हम लोग मिनिस्ट्रीज जो प्रोग्राम करती हैं और जो पब्लिक अकाउंट कमिटी से पैसे का लेन देन होता है तो उस पर ये रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। और जो तीसरा स्टेटमेंट है कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैग रिपोर्ट कैन बी यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी to press charges against those who have violated the law while managing public finance। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं वो कैग के द्वारा परफॉर्म किए गए रिपोर्ट्स को एज अ चार्जशीट भी उसको यूज करती हैं और बताती हैं कि अगर कहीं पे किसी ने लॉ को वायलेट किया है तो वो इसको एज अ रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बाकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये गलत है क्योंकि इसको कोई भी जुडिशियल पावर कैग को नहीं दी गई है। तो चौथा स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी देखिए 2 and 3, तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग ड्यू एक्शन ऑन द कमेंट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वेस्ट विद। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी सुप्रीम कोर्ट, सी पार्लियामेंट, डी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग्स द फॉलोइंग अटेंड्स द मीटिंग ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में भाग लेता है? आपके ऑप्शन हैं ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, डी नन ऑफ द अबव। तो बताइए इसमें से कौन है जो संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग लेता है, वो आपको बताना है। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, which article of the constitution prescribe the duties of the comptroller and auditor general of India? संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 146, बी आर्टिकल 147, सी आर्टिकल 148 या डी आर्टिकल 149। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आर्टिकल 149। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
13. The controller and auditor general is appointed by the president. He can be removed. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उसे हटाया जा सकता है। तो बताइए इसको कैसे हटाया जा सकता है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं ए बाय द प्रेसिडेंट, बी ऑन एन एड्रेस फ्रॉम बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सी बाय प्रेसिडेंट आफ्टर एन एड्रेस इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, डी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बाय प्रेसिडेंट आफ्टर एन एड्रेस इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये याद रखिएगा कि उसकी नियुक्ति तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन हटाया कैसे जाता है? जब दोनों ही हाउसेस से एड्रेस हो जाता है, पारित हो जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट उसको हटाते हैं। ठीक है, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ फ्रेंड एंड गाइड ऑफ। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मित्र एवं मार्गदर्शक है? आपके ऑप्शन से ए सेलेक्ट कमेटी, बी एस्टिमेट कमेटी, सी प्राइम मिनिस्टर, डी पब्लिक अकाउंट कमेटी। 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट स्क्रूटनाइजेस द। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति किसकी जांच करती है? आपके ऑप्शन हैं ए रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, बी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, डी कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो भारत की संसद की जो लोक लेखा समिति है वो जांच किसकी करता है, ये आपको बताना है। तो 15वें का क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा रिपोर्ट ऑन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसकी जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है वो उसकी जांच करती है। तो इस तरीके से 15वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द अमेंडमेंट टू कैग ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 separate account from audit and relieve the CAG of his responsibility in the matter of preparation of account. The amendment were made in the year। कैग कर्तव्य, शक्ति और सेवा की स्थिति अधिनियम 1971 में संशोधन खातों की लेखा परीक्षा से अलग करता है और खातों की तैयारी के मामलों में कैग को उसकी जिम्मेदारी से मुक्त करता है। वर्ष में संशोधन किए गए। तो ये जो एक्ट बना हुआ था कैग ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971, इसका जो अमेंडमेंट था वो किस ईयर किया गया था, ये आपको बताना है। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, 1972, 1976, 1980 या 1987। तो कब इसमें अमेंडमेंट किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1976 में इसका अमेंडमेंट किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 17. Consider the following statement. First, the Advocate General of State in India is appointed by the President of India on the recommendation of the Governor of the concerned state. Second, as provided in Civil Procedure Code, High Court have original appellate and advisory jurisdiction at the state level. Which of the statement given below is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत में किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रावधान है, उच्च न्यायालयों के पास राज्य स्तर पर मूल अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग, 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है, उसको गवर्नर अपॉइंट करता है। इस तरीके से पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एज प्रोवाइडेड इन सिविल प्रोसीजर कोड, हाई कोर्ट हैव ओरिजिनल अपीलेट एंड एडवाइजरी जुडिक्शन एट द स्टेट लेवल। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? नहीं, ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो एडवाइजरी और जुडिक्शन जो स्टेट लेवल होता है वो किसके पास होता है? वो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, ना कि हाई कोर्ट के पास। तो इस तरीके से दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं ये।
तो इसमें क्या होगा, बोथ, नो, इसमें होगा नीदर वन नॉर टू, दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स? सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रेसिडेंट, बी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सी पार्लियामेंट, डी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, कैग ऑफ इंडिया एक्ट एज, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। तो किस तरीके से वो कार्य करता है? आपके ऑप्शन हैं ए द गार्जियन ऑफ द पीपल्स लिबर्टीज, बी द गार्जियन ऑफ द पब्लिक फाइनेंस, सी द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट, डी द गार्जियन ऑफ ऑल दीज। तो 19th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी द गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। कैग जो होता है वो सार्वजनिक वित्त का संरक्षक के रूप में कार्य करता है। तो 19th का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, assertion A, the duty of comptroller and auditor general is not merely to ensure the legality of expenditure but also its propriety. Reason, he has to uphold the constitution and the law of parliament in the field of financial administration. दावा क्या कह रहा है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कर्तव्य केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना नहीं बल्कि इसकी औचित्य भी सुनिश्चित करना है, कारण उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसदीय कानूनों को कायम रखना है। तो इसमें से क्या सही है और क्या गलत है ये आपको बताना है। बताइए इसमें से क्या सही है और क्या गलत। इस टाइप के स्टेटमेंट को 1 से 2 बार जरूर रीड किया कीजिए। तो असर्शन क्या कह रहा है कि द ड्यूटी ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज नॉट मर्ली टू एंश्योर द लीगलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर बट ऑल्सो इट्स प्रॉपर्टी। तो ये स्टेटमेंट जो असर्शन है बिल्कुल सही कह रहा है। अब रीजन क्या दे रहा है कि ही हैज़ टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और रीजन जो है वो असर्शन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 20वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? पब्लिक फाइनेंस स्टडीज फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट इज कंसिस्ट ऑफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सार्वजनिक वित्त सरकार की वित्तीय गतिविधियों का अध्ययन करता है। यह होते हैं आपके ऑप्शन से ए एनालिसिस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय का विश्लेषण, बी पब्लिक रेवेन्यू, सार्वजनिक राजस्व, सी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वित्तीय प्रशासन, डी फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक की कार्य प्रणाली। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, गिरीश चंद्र मुर्मू हैज बिकम इंडियाज। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के हो गए हैं। आपके ऑप्शन है 12th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, बी 13th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सी 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, डी 15th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो जो गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे वो कौन से नंबर के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बने थे ये आपको बताना है। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये 14th नंबर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, कंसिडर फॉलोइंग फंक्शनरीज। फर्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी, सेकंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, थर्ड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, फोर्थ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देयर करेक्ट सीक्वेंस इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इज। निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार करें। पहला कैबिनेट सचिव, दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त, तीसरा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, चौथा भारत के मुख्य न्यायाधीश वरीयता। तो वरीयता क्रम में उनके सही क्रम क्या है? तो हमें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट बताना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा और उसके बाद किस किस का ऑर्डर आता है। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद कौन आएंगे? उसके बाद आएंगे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी। तो 4 3 2 1, सबसे पहले 4, फिर 3, फिर 2 और 1।
4 3 2 1 किस में है? ऑप्शन सी में है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, इन द ऑर्डर ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कम अबव द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत सरकार के पूर्ववर्ती क्रम में निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश से ऊपर आता है? आपके ऑप्शंस हैं ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बी फॉर्मर प्रेसिडेंट, सी चीफ ऑफ स्टाफ, डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो आपको बताना है कि कौन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ऊपर आएगा, ये आपको बताना है। तो 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा इसका। फॉर्मर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स में ऊपर होते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सबसे पहले कौन आता है? प्रेसिडेंट आते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, उसके बाद से गवर्नर ऑफ स्टेट, फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट, फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो उसके ही बराबर होते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, एज पर इंडियन प्रोटोकॉल हु अमंग द फॉलोइंग रैंक्स हाईएस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट? भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पर हैं? आपके ऑप्शन हैं ए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, बी फॉर्मर प्रेसिडेंट, सी गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन हिज स्टेट, डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन हिज स्टेट। ठीक है, चलते हैं। समझ में आ गया ना कौन किसके बाद आएगा? सबसे पहले जो गवर्नर ऑफ स्टेट होते हैं उनका रैंक सबसे हाईएस्ट होता है अगर उनको देखा जाए ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट इन स्टेट में। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन हिज स्टेट। इस तरीके से हमने आज सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कर्मवीर आईसीएस को, और अपने फीडबैक को भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि हम और भी अच्छे क्वालिटी लेक्चर्स आप सभी के लिए लाके आपको हैंड ओवर कर पाएँ। तो अपने फीडबैक को ज़रूर शेयर कीजिए और हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।